मैं डॉक्टर पूजा राजौरिया, इतिहास विभाग, रघुनाथ गर्ल्स पीजी कॉलेज, मेरठ। मैं आज जो टॉपिक आपके सामने शेयर कर रही हूँ वह सोर्सेस ऑफ मुग़ल पीरियड जो कि हमें मुग़ल शासन के बारे में जानकारी देते हैं, मुग़ल साम्राज्य के बारे में जानकारी देते हैं। सोर्सेज दो प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ सोर्सेज, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक इत्यादि आते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता और पुरातात्विक स्रोतों को हम निम्न भागों में व्यक्त करते हैं। इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख जो हैं मध्यकालीन भारत को जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध हैं। यह अभिलेख हमें पाषाण शिलाओं, स्तंभ, प्रतिमाएं, मुद्राएं और दीवारों पर मिलते हैं। इन अभिलेखों के द्वारा हम किसी शासक के प्रशासन के बारे में, उनके धार्मिक विचारों के बारे में, जन कल्याण और उनके आदर्श के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कॉइन्स मुद्राएं जो हैं, मुद्राएं बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्सेज हैं, अपने में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं इतिहास को जानने के लिए। ये विभिन्न धातुओं की बनी होती हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा मिश्रित धातु। मुद्राएं प्रमाणित स्रोत हैं, उनसे हमें तिथि निर्धारण के बारे में जानकारी मिलती है। मुद्राओं से हमें राज्यों की सीमाओं के बारे में जानकारी मिलती है और साथ ही किसी भी शासक के प्रशासन के बारे में, शासक की आर्थिक स्थिति के बारे में और उनके धार्मिक स्थिति का भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। मॉन्यूमेंट, स्मारक भवन, मूर्ति, भित्ति चित्र आदि स्मारकों के अंतर्गत आते हैं। इनसे हमें धर्म और कला को समझने में बहुत ही सहायता प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां के समय में अनेक इमारतों का निर्माण हुआ, जिससे हमें तत्कालीन शासकों की स्थापत्य कला के निर्माण में जो रुचि है उसके बारे में जान के प्राप्त होती है। मुगल काल के साहित्यिक स्रोत जो कि लिटरेरी सोर्सेज हैं, इस समय फारसी और विभिन्न भाषाओं में अनेक ग्रंथ लिखे गए जिनसे मुगल कालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इस काल में अनेक यूरोपीय यात्री भी भारत आए और उन्होंने यहाँ पर भारत की यात्रा की। जो उन्होंने यहाँ पर देखा, यहाँ की अपनी यात्रा को अपने ग्रंथों में उनका वर्णन किया, जिनसे उनसे भी हमें मुगल कालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती हैं। इसमें आता है जो हमारे सामने बाबरनामा, जो कि पिक्चर है बाबरनामा, जिसे तुजुक-ए बाबरी या वाक़यात-ए बाबरी भी कहा जाता है, जो कि बाबर की आत्मकथा है। मुगल शासक बाबर, जिसने भारत पर आक्रमण कर यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 ईस्वी में, उसने इसको लिखा। उसने उसे तुर्की भाषा में लिखा, बाद में कई भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। सर्वप्रथम जो तुर्की भाषा में अंग्रेजी अनुवाद मैडम वेबरिज द्वारा किया गया, उसके बाद अब्दुल रहीम खाना ने इसका फ़ारसी में अनुवाद किया। नासिरुद्दीन हैदर ने इसका उर्दू में अनुवाद किया। बाबरनामा में बाबर ने भारत की जलवायु, संस्कृति आदि के बारे में लिखा। यहाँ के जो स्थिति थी उसके बारे में भी वर्णन किया है। साथ ही विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की भी जानकारी हमें इससे मिलती है। बाबर को बारे में जानने का सबसे अच्छा जो स्रोत है वो बाबरनामा है। उसके बाद जो है वो तारीख़-ए-रशीदी। इस ग्रंथ की रचना मिर्ज़ा हैदर ने फ़ारसी भाषा में की और इससे हमें बाबर, हुमायूं के समय की घटनाओं का वर्णन मिलता है। हमें उस समय के इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण साधन सिद्ध है। हुमायूंनामा को अकबर के शासनकाल में लिखा गया और हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने इसकी रचना की। इस ग्रंथ में गुलबदन बेगम ने हुमायूं के जीवन की सफलता, विजय, उसकी पराजय, उसकी कठिनाइयों के बारे में वर्णन किया है। उसके बाद तारीख़-ए-दौलत शेरशाही, इसकी रचना हसन अली खान ने फ़ारसी भाषा में की। इसमें शेरशाह के जीवन और शासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।
उसके आगे तारीख़ शेरशाही, अब्बास खां सरवानी ने अकबर के आदेश पर इसकी रचना की। इस ग्रंथ से हमें शेर शाह के जीवन चरित्र और उसके शासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। शेर शाह के बारे में जो इतिहास है उसका जानने में एक अच्छा साधन साधन सिद्ध होता है, सोर्सेस सिद्ध होता है। उसके बाद वाक़यात मुश्ताकी, यह शेख रिज़ाकुल्ला मुश्ताकी द्वारा लिखी हुई है, फ़ारसी भाषा में लिखी हुई है और इससे हमें लोदी और सूर वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में बहलोल लोदी से लेकर अकबर के शासनकाल तक के मध्य भाग की जानकारी हमें मिलती है। उसके बाद अकबरनामा इसकी रचना अबुल फजल ने की। यह मुग़ल इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जो अकबरनामा था वो उसका जो अबुल फजल है वो अकबर का परामर्श दाता भी है। अकबरनामा की जो रचना की है इसमें इसके 3 भाग हैं। तीसरा भाग जो है वो आईन अकबरी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले भाग में इसमें तैमूर से लेकर हुमायूं तक के इतिहास का वर्णन है और दूसरे और तीसरे भाग में 1602 ईस्वी तक का अकबर के इतिहास का वर्णन जानकारी हमें प्राप्त होती है। उसके बाद तबकात ए अकबरी, इसका लेखक निज़ामुद्दीन अहमद। इसमें भारत में मुस्लिम शासन स्थापित होने से लेकर बादशाह अकबर के 39 ईयर्स तक का जो इतिहास है उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। उसके आगे तारीख़ बदायूनी, इसकी रचना अब्दुल कादिर बदायूं ने की। वह अकबर के समय का महत्वपूर्ण विद्वान था। उसने अरबी और संस्कृत ग्रंथों की फ़ारसी में अनुवाद किया है। अकबर ने उसे अपने दरबार में संरक्षण दिया और इमाम के पद पर नियुक्त किया। उसके आगे तुजुक जहांगीरी, यह जहांगीर की आत्मकथा है जिसमें उसने अपने सिंहासन पर बैठने से लेकर अपने शासन के 17वें वर्ष तक का वर्णन किया, लेकिन बाद में आगे की घटनाओं को लिखने का जो दायित्व था उसने अपने बख्शी मुतामिद खां को सौंप दिया, जिसने जहांगीर के शासन के 19 वर्ष तक की घटनाओं का वर्णन किया है। उसके बाद पाशानामा या बादशाहनामा, इससे हमें शाहजहाँ के शासनकाल का इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसे 3 दरबारी इतिहासकारों ने लिखा। सर्वप्रथम बादशाह ने इसे अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में मोहम्मद अमीर काज़वीनी को इतिहास लिखने का आदेश दिया। कुछ समय के बाद शाहजहाँ ने इसे दोबारा से लिखने का आदेश दिया और इसके लिए उसने अब्दुल हमीद लाहौरी को नियुक्त किया। लाहौरी ने भी अपने ग्रंथ का नाम यही रखा। तीसरे पाशानामा की रचना मोहम्मद वारिस ने की लाहौरी के वृद्ध होने के बाद आगे की घटनाओं का वर्णन मोहम्मद वारिस ने किया। वारिस ने लोहारी के पाशानामा को ही आधार बनाकर शाहजहाँ के काल का संपूर्ण इतिहास लिखा। शाहजहाँ के इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है। उसके आगे मुंतखाब उल लबाब, इसकी रचना हाशिम खफ़ी खां ने की। इस ग्रंथ में बाबर के भारत पर आक्रमण से लेकर उत्तरकालीन मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह के 15 वर्षों तक का इतिहास है। खफ़ी खां औरंगजेब के शासनकाल में उच्च पद पर था। इस ग्रंथ को उसने मोहम्मद शाह को भेंट किया। नुस्खा ए दिलखुशा, इसका लेखक भीमसेन। इस ग्रंथ में दक्षिण भारत के इतिहास को जानने की जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भारत के इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कानून हुमायूं, इसका लेखक ख्वाद मीर था। वह हुमायूं के समय का ग्रंथ है। इस ग्रंथ में उसने तत्कालीन समय की आंखों देखी घटनाओं का वर्णन किया है। खुलासात उत तवारीख, इसकी रचना सुजान राय ने की। इस ग्रंथ में उसने महाभारत के पांडव से लेकर मुगल काल के शासक औरंगजेब के समय का इतिहास लिखा है। इससे आगे तोहफ़ाए ए अकबर शाही, अब्बास खां सरवानी ने ये पुस्तक अकबर के आदेश पर लिखी थी। यह ग्रंथ अकबर को समर्पित किया गया। इन ग्रंथों के अलावा कुछ अन्य ग्रंथ जो कि अहमद यादगार का तारीख़ शेरशाही, मोहम्मद साहले का अमल साहले, ईश्वरदास नागर की फतूहात ए आलमगीरी आदि महत्वपूर्ण मुग़लकालीन इतिहास को जानने के स्रोत हैं। मुग़लकालीन इतिहास की जानकारी के लिए जो विदेशी यहाँ पर यात्री आए उनसे भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे विदेशी यात्रियों में रॉल्फ फिच, विलियम हॉकिंस, एडवर्ड टेरी, पीटर मुंडी, बर्नियर, ट्रेवेनियर, मनुची और रूसी यात्री निकितिन आदि महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने यहाँ पर का इतिहास लिखा और उनसे हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इन यात्रियों ने भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक
और प्रशासनिक स्थिति को आंखों देखा विवरण किया। साहित्यिक स्रोतों के साथ पुरातात्विक स्रोत भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। मुगल कालीन अभिलेखों की संख्या कम है, लेकिन भवन और उनके अवशेषों से मुगलकालीन इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। मुगलकालीन समय में स्थापत्य कला का विकास हुआ, जिनमें आगरा का किला, शेरशाह का मकबरा, फतेहपुर सीकरी की इमारतें, एतमाउद्दौला का मकबरा, ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला, शीश महल, जामा मस्जिद इत्यादि जो सोर्सेज हैं, उनसे हमें मुगल काल की जानकारी प्राप्त होती है। कुछ पिक्चर्स। थैंक यू।